हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटिव विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो गुड न्यूज़ मिली है आप सभी को पता ही होगा। आज 16 अक्टूबर 2024, तो आज ही के दिन उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम का जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, वो आउट हो चुका है। और अब हमारे जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग टाइम है वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 7 ऑफ नवंबर तक चलेगा। राइट। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहता है उत्तराखंड लेक्चरर का, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरें और अपनी तैयारी को बिल्कुल अब जोर शोर से लग जाइए तैयारी में। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मध्यकालीन भारत का। तो आज हम शुरू करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, इन्हीं इसी जो मध्यकालीन भारत है इसके जो हमारे एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने जिन्होंने भी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम के लिए और अपना बेस्ट करना चाहते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर रहिए अब से चैनल पर, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। अब आप लोगों को अपना सिलेबस टाइम पर पूरा करना है और एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। राइट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी सक्सेस के ज़्यादा करीब नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है अपना सिलेबस जल्द से जल्द पूरा करें और अपना जो है रिवीजन और एमसीक्यूज जो हमें चैप्टर बेस करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें करना है पूरा जल्द से जल्द। राइट। तो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं मध्यकालीन भारत, इससे संबंधित अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए है अल हजाज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर सबसे सबसे जो पहला अरब आक्रमण हुआ था वो किसके जरिए हुआ था, किसने किया था? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। तो हमसे पूछा जा सकता है कि किस समय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमसे ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कब हुआ था। ठीक है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण कब किया था? तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, और इस आक्रमण के समय दाहिर जो सिंध का राजा था उसका शासनकाल हुआ करता था। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था, जब अरब आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण, तो उसका मेन रीजन क्या था, क्यों किया उन्होंने आक्रमण भारत पर? तो उनका मेन रीजन यही था, वो भी ये चाहते थे, धन लूटना चाहते थे। ठीक है, इस आक्रमण की जानकारी और ये जो आक्रमण है ना, इस आक्रमण की जानकारी जो मिलती है हमें किससे मिलती है? चचनामा पुस्तक से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा चचनामा, बी रिहाल, सी तारीख फिरोज शाही, डी फुतुहास लाती नई सामी। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया ही है, भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ उसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चचनामा पुस्तक से मिलती है। राइट, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अब जब गुजरात पर जब आक्रमण हुआ, राइट, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उस पर जब गजनवी ने आक्रमण किया तो गुजरात का शासक कौन था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा पृथ्वीराज चौहान, बी भीम सेकंड, सी भीम फर्स्ट एंड डी जयपाल। तो जब गुजरात पर के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, तो आक्रमण कब हुआ था ये भी हमें जानना होगा। सबसे पहले तो जो आक्रमण हुआ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, तो वो कब हुआ? 1025 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अब जो 1025 ईस्वी में हुआ था, किया गया आक्रमण था गजनवी के द्वारा, तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। ठीक है, और उस समय गुजरात का शासक कौन था? कौन था? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भीम फर्स्ट। राइट,
तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको। जब गुजरात पर के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी का आक्रमण हुआ था, एक तो 1025 ईस्वी में हुआ था, और कौन था गुजरात का शासक, राजा कौन था उस समय, भीम फर्स्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक है? ऑप्शन ए है फिरदौसी, बी अलबरूनी, सी अबुल फजल एंड डी इसामी। तो हमारा आंसर होगा किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ठीक है, फिरदौसी की हमारी बुक होती है शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी की मैं आपको बता देती हूँ, शाहनामा। फिरदौसी की बुक कौन सी है? शाहनामा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, बी भीम फर्स्ट, सी जयचंद एंड डी दाहिर। तो जो 1194 में, ठीक है, जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जयचंद। ठीक है, जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। गौरी के सिक्कों पर ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, गौरी के जो सिक्के थे उस समय, गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा, एक और यानी कि एक साइड कलमा और दूसरी और लक्ष्मी की आकृति मिलती थी। ठीक है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, हमें जानने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। निम्न में से किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ओके, और ये किससे संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है? ये गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किससे संबंधित है? गुलाम वंश से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। ठीक है, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। कब हुई थी गुलाम वंश की स्थापना? 1206 में। ओके, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 7 क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने तुर्क ए चहलगामी नामक संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी बलबन। तो तुर्क ए चहलगामी, है ना, नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी, किसने की थी? तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा होगा, तुर्क ए चहलगामी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इसको क्या बोला जाता है? तुर्की चहलगामी यानी कि ना, इसको बोला जाता है गुलामों का दल बोला जाता है इसको। ठीक है, तुर्की चहलगामी है क्या? ये गुलामों का दल है। इसको चरगान भी बोला जाता है, कुछ चालीसा भी बोला जाता है, यानी कि 40 गुलामों का ऐसा समूह था ये। ठीक है, समूह था जिसको तुर्क ए चहलगामी कहा जाता था। 40 गुलामों का जो समूह होता था उसको तुर्क ए चहलगामी कहा गया। ठीक है, और किसने ये संगठन बनाया? इल्तुतमिश ने ये संगठन बनाया। ओके, तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। 7 क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी रजिया, सी बलबन एंड डी ऐबक। अब क्या है अमीर ए आखुर? ठीक है, अमीर आखुर किसने नियुक्त किया था? तो हमें आंसर देना है यहाँ पर। तो किसने नियुक्त किया था?
ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, रजिया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रजिया जब सुल्तान थी तो जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया था, रजिया ने ही। ठीक है, अब क्या हुआ था, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था और जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी कि अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया था। राइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस सुल्तान ने नायब ए मामलिकात का पद सृजन किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कुछ जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूंगी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बैराम शाह, बी बलबन, सी इल्तुतमिश एंड डी ऐबक। तो हमें बताना है यहाँ पर नायब ए मामलिकात का पद, है ना, किसने सृजन किया, किस सुल्तान ने सृजन किया, तो ये हमें बताना है किसने सृजन किया है। तो अम, इसका आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, बहरम शाह ने हमारा नायब मामलिकात पद का सृजन किया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। जो बहरम शाह कौन था? अब बहरम शाह रजिया के बाद बनने वाला जो शासक था ना, वो था। ठीक है, रजिया के बाद बहरम शाह शासक बना और उसने नायब मामलिकात पद का सृजन किया एवं इख्तियारुद्दीन एतगीन को इस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, अब नायब मामलिकात जो पद था, है ना, इसका जो सृजन किया तो इसका पद पर किसको नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया गया था। 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पारसी त्योहार नवरोज को मनाना आरंभ किया था? ऑप्शन ए है ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन एंड डी इल्तुतमिश। अब हमारा यहाँ पर बताना है हमें कि जो पारसी त्योहार है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान है ऐसा जिसने पारसी त्योहार नवरोज को मनाना प्रारंभ किया? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, बलबन। ठीक है, बलबन में देखो क्या हुआ, बलबन के बाद में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। इसका तो आंसर हमारे यहाँ पर हो गया कि पारसी त्योहार नवरोज को मनाना किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने प्रारंभ किया। एक और बात है बलबन के बारे में, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भी कौन है? बलबन है। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भी कौन है? बलबन है। सजदा और पायपोस की प्रथा की शुरुआत किसने करी? बलबन ने की। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, बलबन ने दीवाने अर्ज की भी स्थापना करी थी। ठीक है, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना भी की थी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने किला खरी को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड डी इल्तुतमिश। अब यहाँ पूछा है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने किला खरी को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो खिलजी वंश की संस्थापक किसको हम कहेंगे? ठीक है, खिलजी वंश का हम इसको संस्थापक कहेंगे। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक हैं। कब की थी स्थापना, कब की थी? 1290 ईस्वी में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? ऑप्शन ए है एकता व्यवस्था की शुरुआत है, बी दाग एवं हुलिया की प्रणाली की शुरुआत, सी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत और डी नौरोज की शुरुआत। अब हमें यहाँ बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण
कदम उठाया था? ठीक है, ये बताना है हमें। तो अब हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य सुधार के लिए सैन्य विभाग बनाया, तो उसके सुधार के अंतर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उसमें से एक है दाग एवं हुलिया प्रणाली। ठीक है, दाग हुलिया प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब देखो सैन्य क्षेत्र में स्थायी सेना का गठन भी किया उन्होंने, नकद वेतन देना शुरू किया, दाग हुलिया प्रणाली लागू की। ये उनके सैन्य क्षेत्र में किए गए सुधार थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण सर्वाधिक हुआ था? ऑप्शन ए है मंगोलों का, बी अरबों का, सी है यूची कबीले का, या डी पुर्तगालियों का। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय शासनकाल में, ठीक है, किस विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ था सबसे ज्यादा? कौन से विदेशी आक्रांताओं थे आक्रमण करता थे उस समय? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलों का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखो मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। ठीक है, और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ किस कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रशासन के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली के प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? प्रशासन के अंतर्गत बाजार नियंत्रण प्रणाली के प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी बलबन। तो हमें बताना है यहाँ पर कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी, किसके समय में शुरू की गई, हमें ये बताना है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 14 क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो का प्रारंभ किया, तो उसका श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की? ऑप्शन ए है हमारा गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी फिरोज शाह तुगलक। अब हमें बताना है कि कौन से सुल्तान ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 इसका समय काल रहा। ये तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, तुगलक वंश के संस्थापक हैं ये। ठीक है, तुगलक वंश, इनका टाइम पीरियड रहा था 1320 से 25। ठीक है, आप लोग समझ जाइए, 1320 से 1325, राइट। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की, 1320 में की। ठीक है, वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। देखो मध्यकालीन जो हम भारत पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन जो इतिहास पढ़ रहे हैं, उस समय डाक व्यवस्था किसने शुरू की? तो सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू करने का या प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, जो कि कब शुरू की गई? 1320 में। ओके, 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई और वो पहला सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। जूना खां के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी बलबन,
सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड डी फिरोज शाह तुगलक। तो 16 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कि जूना खां के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 इसका समय रहा था। ठीक है, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। दिल्ली के सुल्तानों में वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है हमारा इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोदी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी, ये हमें बताना है। कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने दीवान बंदगान की स्थापना की थी, तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को ये इस चीज का श्रेय जाता है कि दीवाने बंदगान किसने बनाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। यस, इसके बारे में इम्पोर्टेंट टर्म्स है कुछ फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो राज व्यवस्था थी उसके अंतर्गत 24 जो कष्टदायक कर थे, है ना, टैक्सेस लगते थे उस समय पे, तो उनको उनको समाप्त कर दिया था। खराज यानी कि जो लगान कहते थे, ठीक है, खुम्स खराज कर था, ठीक है, उसको बंद कर दिया। खुम्स था वो बंद कर दिया, सॉरी, बंद नहीं किया, खराज, खुम्स, जजिया और जकात नामक कर को लागू कर दिया। यानी कि 24 कष्टदायक करों को हटाने के बाद में ये जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, इन करों को लागू कर दिया। खराज है, खुम्स है, जजिया और जकात। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कौन से कर इन्होंने लागू किए। खराज, खुम्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, जजिया और जकात, इन करों को फिरोज शाह तुगलक ने लागू कर दिया। ठीक है, अब फिरोज ने देखो क्या किया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और ब्राह्मणों को से जजिया कर वसूल किया था। ठीक है, फिरोज शाह की ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। अब क्या है, दीवाने बंदगान की स्थापना क्यों की थी इन्होंने, क्या हुआ था, सबसे ज्यादा दासों की संख्या, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही दासों की सर्वाधिक संख्या, ठीक है, कितनी थी, लगभग लगभग 1,80,000 गुलामों की संख्या थी, दासों की संख्या थी। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी। तो समझ में आया किस लिए की गई दीवाने बंदगान की स्थापना। ठीक है, तो इन दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है खिज्र खां, ऑप्शन बी है मुबारक शाह, सी अलाउद्दीन आलम शाह एंड डी सिकंदर शाह। तो सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से लेकर के 1451 तक है। ठीक है, ईसवी। ओके, तो किसने की थी, तो खिज्र खां ने की थी। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना का जो दायित्व है ना, संस्थापक कौन है, खिज्र खां है। कौन है, खिज्र खां है। कब की थी, 1414 में की थी, 1414 ईस्वी में की थी। 1414 में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। ठीक है, और उसने रैयत आला की उपाधि धारण की। ओके, तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं अ, लिखता था। ठीक है, ये लिखता था आएगा यहाँ पर, ठीक है, लिखता था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी और डी बहलोल लोदी। तो हमें बताना है गुलरुखी के नाम से कौन अपनी, है ना, गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, कौन लिखता था वो हमें बताना है।
गुलरुखी के नाम से। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था। उसने मापन के लिए भी पैमाना बनाया, गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है सिकंदर लोदी के बारे में। इन्होंने गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करा दी जा रही हूँ। आप लोग अपना रजिस्टर बनाइए और उसमें राइट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए है खानवा के युद्ध में, बी पानीपत के प्रथम युद्ध में, सी पानीपत के द्वितीय युद्ध में, या डी घग्गर के युद्ध में। अब हमें बताना है बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, हमें ये बताना है। तो कौन सी युद्ध में पराजित किया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन बी, जो कि कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। ओके, तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है हमारा 1526 में हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब क्योंकि लास्ट टाइम आने वाला है, हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब फॉर्म फिलिंग के बाद से हमारे पास टाइम बचता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में एग्जाम है। 6 अप्रैल की डेट दी हुई है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की। ठीक है, तो दोस्तों अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी स्टडी में लगाइए। ध्यान डाइवर्ट करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूर हट जाइए। अगर वाकई में आप लोगों को प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चाहिए सिलेक्शन, तो आपको डाइवर्टिंग जो चीज़ें हैं उन सबसे दूर होना होगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है नेगेटिव, तो आपको उनसे दूर रहना है। अब चाहिए कि आप कंटिन्यू रहें। ठीक है, कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं, बट कंटिन्यू पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब लास्ट टाइम आ गया है, अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, डाउनलोड कीजिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज इसी चैनल पर चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। आप सब भी रेगुलर रहिए। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वरना लॉस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर आप क्वेश्चन पूछिए जो भी प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लॉस आप ही का है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू क्लास हो रही है। अब एमसीक्यूज डेली अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो सेशन आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।